जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। मंगलवार शाम की 5 बजे हर बार की तरह हम एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने भारत के इतिहास के विकृतीकरण के इतिहास के बारे में बात करने के लिए। पार्ट 2। पिछले मंगलवार को जो हमने बात की थी, पिछली बार वो बात की थी 1910 से पहले की बात। आज करने वाले हैं आज के प्रयागराज, उस समय के इलाहाबाद, फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और साथ साथ में 1947 के आसपास की जो घटनाएं हैं, जहां पर जिस तरीके से भारत के इतिहास का विकृतीकरण किया गया, किन्होंने किया था, क्यों किया था, क्या वो अंग्रेज थे या भारत में बैठे हुए ही काले अंग्रेज थे जिनके हाथों में सत्ता सौंपनी थी, वो लोग थे, या फिर वो प्यादे थे किसी के। किस तरीके के भारत के इतिहास पर मट्टी डाली गई, कीचड़ डाला गया, उसको विकृत, उसको कुरूप किया गया। जो सोने की चिड़िया की बात आती थी, जहां समृद्धि ऐश्वर्य वैभव की बात आती थी, उस वैभव को सिरे से नकार दिया गया। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों को इससे क्या लाभ, इससे क्या फायदा होता है? कौन सा प्रोपेगेंडा और कौन सा नैरेटिव वो आगे इसे चलाना चाहते हैं? इन सब के बारे में हमें जानना चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में हमारे एक स्कॉलर से। आप सभी से निवेदन, वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस अभियान में हमारा समर्थन, हमारा सहयोग जिस भी तरीके से आपके लिए संभव है जरूर कीजिएगा। आइए स्वागत करते हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जैन जी, हमारे साथ हर बार जुड़ते हैं। प्रोफेसर जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। ठीक है निधीश, बिल्कुल ठीक है। नमस्कार नमस्कार जी सभी महावीर। श्रोताओं को नमस्कार। जैसा कि भी आपने कहा कि अलग अलग दिशाओं से हमारे इतिहास को विकृत करने का प्रयास हुआ है। सबसे पहले 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से अंग्रेजों ने ये कुत्सित प्रयास किया, जो उनको तो स्वाभाविक था, उनको करना ही था, क्योंकि उनको भारत पर शासन करना था। तो उसके लिए एक गलत नैरेटिव उन्होंने हमारे इतिहास का प्रस्तुत किया। इसके बाद इसका हमारे इतिहासकारों ने जवाब दिया। इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद में फिर जिस तरह से इतिहास का विकृतीकरण हुआ है, उसमें मैं एक तो इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री, इसकी थोड़ी चर्चा करूंगा। इसका काल वैसे 1915 से 1955 माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत थोड़ी पहले हो गई थी। और इसकी शुरुआत करने वाला एक अंग्रेज अधिकारी था, रशब्रुक विलियम्स। रशब्रुक की उसने स्कूल ऑफ मुगल स्टडीज, ये जो रशब्रुक विलियम्स था, ये इतिहासकार नहीं था मूल रूप से, ये एक सिविल ऑफिसर था। लेकिन उसकी कुशलता को देखते हुए उसको अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास का प्रोफेसर नियुक्त किया गया, और उसको एक इतिहास का गलत नैरेटिव प्रस्तुत करना था। और इस नैरेटिव का उद्देश्य था मुस्लिम तुष्टीकरण। वह क्या था कि लगभग 1870 के बाद से अंग्रेज मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हुए थे, और उसी के कारण अलीगढ़ विश्वविद्यालय, इसको अंग्रेजों के द्वारा सपोर्ट किया गया था। उसी के कारण सर सैयद अहमद खां को सपोर्ट किया गया था। तो ये सब चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद कुछ घटनाएं इस समय ऐसी हुई कि जिसके कारण बड़े पैमाने पर मुस्लिम तुष्टीकरण अंग्रेजों के लिए आवश्यक हो गया। और वो बात ये थी कि एक तो भारत में जो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था,
उसमें कुछ कारणों से कुछ मुस्लिम नेता वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और मुस्लिम नेताओं के कांग्रेस के साथ जुड़ने की का अंग्रेजों को भय था। और इसके साथ ही एक बात जो हुई वो यूरोप की घटना है कि बाल्कन युद्ध हुए थे ये 1911-12 में। और ये जो बाल्कन युद्ध हुए उसमें बाल्कन कंट्रीज ने मिलकर के, जिसमें यूनान था, बल्गेरिया था, इस तरह के देश, इन देशों ने मिलकर के और तुर्की का जो यूरोपीय क्षेत्र था उस पर आक्रमण किया। और उस पर जब आक्रमण किया तो भारत के मुसलमानों को बहुत तकलीफ हुई। उनको डर लगा कि ये जो इनका यूरोपीय क्षेत्र है तुर्की के साम्राज्य का, वो समाप्त हो जाएगा। और इस डर से, एक मिनट, इस भय के कारण भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया और अंग्रेज सरकार से उन्होंने ये उम्मीद की कि अंग्रेज सरकार इस मामले में कुछ हस्तक्षेप करेगी। लेकिन अंग्रेज सरकार, एक कोई टेलीफोन आ रहा है, अंग्रेज सरकार वो कुछ भी इसमें करने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन भारत के मुसलमान अंग्रेज सरकार पर दबाव डाल रहे थे। जब वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने सोचा कि और किसी तरह से भारत के मुसलमानों को संतुष्ट किया जाए। तो उसके लिए जो प्रयत्न उन्होंने किए उसमें वैसे तो शुरुआत 1909 में हुई थी कि 1909 का एक एक्ट अंग्रेज सरकार ने पास किया था और उसके द्वारा मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट, कि मुसलमानों को वोट देंगे, गैर मुसलमानों को वोट देंगे। ये इस तरह की शुरुआत इसलिए की गई थी कि मुसलमानों को डर था कि मुस्लिम नेताओं को, मैं मुसलमानों को नहीं कहूँगा, मुस्लिम नेताओं को भय था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा तो मुस्लिम कैंडिडेट्स का जीतना मुश्किल होगा। तो इस कारण उनकी एक डिमांड थी और इसको अंग्रेजों ने बहुत आसानी से, बड़ी तत्परता के साथ में स्वीकार कर लिया। तो ये सब चल रहा था। और अब ये दूसरा काम अंग्रेजों को, मुसलमानों को संतुष्ट, मुस्लिम नेताओं को संतुष्ट करने के लिए किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतिहास का एक नैरेटिव ये गढ़ने का प्रयास किया गया। तो रशब्रूक विलियम्स जो है वो 1912 में यहाँ नियुक्त हुआ और 9 साल 1921 तक वो यहाँ प्रोफेसर के रूप में रहा। और यहाँ प्रोफेसर के रूप में रहते हुए उसने अपने कुछ शिष्य तैयार किए। होता क्या था कि अंग्रेज अधिकारी, उनका एक बड़ा औरा, एक हेलो उनका हुआ करता था और इस कारण भारतीय उनसे प्रभावित हो जाते थे। तो इस तरह के प्रभावित होने वाले लोगों में एक शफ़ात अहमद खां का था। तो शफ़ात अहमद खां उसका शिष्य बन गया। और शफ़ात अहमद खां के अलावा फिर और कुछ थे, ताराचंद था, राम प्रसाद त्रिपाठी वगैरह। ये इस तरह के लोग जो है वो इस रशब्रूक विलियम्स के शिष्य बन गए। और इन लोगों ने रशब्रूक विलियम की चालबाजी में आकर के और भारत के इतिहास का एक नैरेटिव गढ़ना शुरू किया। और वो नैरेटिव ये था कि जो भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए हैं तो उसमें जिस तरह की बातें बताई जाती है कि उन्होंने बड़े अत्याचार किए, उन्होंने बहुत मारकाट की, उन्होंने मंदिर तोड़े, उन्होंने लोगों को गुलाम बनाया, उन्होंने जबरदस्ती धर्मांतरण किया, तो ये सब बातें गलत है।
इसके अलावा इलाहाबाद स्कूल ने यह भी कहा कि ये कहना कि दिल्ली सल्तनत ये सेना पर आधारित और धर्म पर आधारित सत्ता थी, ये गलत है। ये एक सामान्य तरह की सरकार थी और इसके लिए ये कहना कि सेना पर आधारित थी और सत्ता पर, ये धर्म पर आधारित थी, ये गलत है। तो इस तरह का एक नैरेटिव ये इलाहाबाद स्कूल के हिस्टोरियंस के द्वारा गढ़ा जाने लगा और इस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि एक गांधी युग इस समय शुरू हो रहा था और गांधी युग की शुरुआत से पहले ही 1916 में एक लखनऊ पैक्ट हुआ और लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का एक साथ लखनऊ में सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में दोनों दलों ने एक सामान्य नीति तैयार करने का प्रयास किया और उस पैक्ट में, उस संधि में बहुत सारी बातें थी। तो उससे एक हिंदू मुस्लिम एकता जैसी बात ये इसकी कोशिश की गई और फिर इसके बाद में विश्व युद्ध चल रहा था और विश्व युद्ध में मुस्लिम नेताओं की यह मांग थी कि तुर्की का जो खलीफा है उसका पद समाप्त नहीं होना चाहिए और ये युद्ध काल में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये 1914 से 1918 तक चला था। तो इस विश्व युद्ध के दौरान ही इस तरह की मांग ये मुस्लिम नेताओं के द्वारा की जाने लगी और इस मांग में कांग्रेस ने भी समर्थन करना शुरू किया। यानी कांग्रेस के द्वारा इस तरह का समर्थन करना एक बहुत बड़ी भूल थी। यानी अंग्रेज ये मुसलमानों का तुष्टीकरण अपने उद्देश्य के लिए कर रहे थे और कांग्रेस के नेता एक तरह से उनकी चाल में आ गए और उन्होंने ये सोच करके कि अगर मुस्लिम नेता हमारे साथ हो जाएंगे तो अंग्रेजों के साथ में लड़ने में आसानी होगी। तो उसके लिए उन्होंने इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करना शुरू किया और फिर इसके बाद में हम जानते हैं कि 1919-20 में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया और गांधी जी को खिलाफत मूवमेंट जो था उसका अध्यक्ष बना दिया गया। तो गांधी जी के बारे में हम जानते हैं, चाहे उसको कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, लेकिन उनकी एक नीति तुष्टीकरण की नीति थी। उनकी पॉलिटिक्स एक तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स थी। और जिस तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का आजादी तुष्टीकरण की राजनीति का असर रहा, तो गलत तरीके से प्रस्तुत करने की शुरुआत हुई और बहुत सारे इस तरह के जो इतिहासकार इलाहाबाद स्कूल के थे उन्होंने ये गलत तरीके से इस इतिहास को प्रस्तुत किया और फिर ये प्रवृत्ति भारत के आजाद होने के बाद तक इलाहाबाद स्कूल के हिस्टोरियंस की चलती रही। ये इलाहाबाद हिस्टोरियंस ने किया और उसके बाद में फिर दूसरा इस तरह का जो काम हुआ है वो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस के द्वारा हुआ है और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान प्रोफेसर मोहम्मद हबीब जो कि इरफान है, हिस्ट्री की नींव डाली। और ये जो मोहम्मद हबीब थे ये एक राजनीतिक नेता भी थे। भारत में सामान्यतया ये हुआ है कि राजनीति और इतिहास इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया है। तो मोहम्मद हबीब जो थे ये अपना जो उनका करियर रहा है उसमें इतिहासकार भी रहे और एक राजनीतिक नेता भी रहे। राजनीति में भी इनका हस्तक्षेप रहा। तो मोहम्मद हबीब ने एक नैरेटिव
एक गढ़ने की कोशिश की जो कि इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस से मिलता जुलता था। इसमें उन्होंने सबसे पहले तो मैं कुछ 2-3 पुस्तकों के नाम लेता हूं जो उन्होंने लिखी और जो नैरेटिव उन्होंने गढ़ने की कोशिश की उसका जिक्र करता हूं। उसमें उन्होंने एक तो 1927 में महमूद गजनवी इस पर एक छोटी सी पुस्तक लिखी। ये शायद 126 पेज की किताब थी। इसमें इन्होंने मोहम्मद गजनवी उसके लिए एक ये नैरेटिव प्रस्तुत करने की कोशिश की कि महमूद गजनवी ने भारत में आकर के और इस्लाम को फैलाने की कोई कोशिश नहीं की। वो एक सामान्य आक्रमणकारी था और सामान्य आक्रमणकारी था तो उसने लूटमार के लिए आक्रमण किए। हालांकि उसने मंदिर भी तोड़े, तो मंदिर इसलिए तोड़े कि मंदिरों में सारा धनमाल ये हिंदुओं ने मंदिरों में इकट्ठा कर रखा था, इसलिए उसको आसानी से मंदिरों पर आक्रमण करने से काफी धन लूट में मिल जाता था। और फिर इसके अलावा ये भी कहा कि वो तो बड़ा असभ्य था, नया तुर्क था, नया मुसलमान था। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि महमूद गजनवी उसके दरबार में बहुत बड़े विद्वान थे। अल बरूनी जैसा एक साहित्यकार और लेखक उसके दरबार में था। तो ये कहना कि वो असभ्य था इसलिए उसने इस तरह के कारनामे किए, तो ऐसा इस तरह का एक नैरेटिव इन्होंने महमूद गजनवी के लिए गढ़ने की कोशिश की। और यानी इसके पीछे उद्देश्य ये था, ये बताना कि इस मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कोई भारत में धर्मांधता के कारण और धर्म फैलाने के लिए आक्रमण नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। जबकि असलियत यह है कि जितने आक्रमण भारत में हुए हैं वो आक्रमण जिहाद के आक्रमण है, और जिहाद का जो बड़ा उद्देश्य होता था वो धर्मांतरण हुआ करता था, मुस्लिम साम्राज्य को फैलाना हुआ करता था। तो इन उद्देश्य से आक्रमण हुए, लेकिन ये महमूद गजनवी के लिए इस तरह की बातें ये इन्होंने लिखी। फिर इसके बाद में इन्होंने एक किताब के निजामी के साथ में दिल्ली सल्तनत एक किताब लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये कहना कि जिस तरह का इलाहाबाद स्कूल के हिस्टोरियंस ने किया था, तो उसी तरह का कि ये मुस्लिम आक्रमण के लिए जो कुछ भी बातें कही जाती है इस्लामी आक्रमण के लिए, वो बातें ठीक नहीं है। वो ये लिखते हैं कि इस्लामी आक्रमण ये एक मिथक है। जो आक्रमण था वो सामान्यतया जो किसी भी बाहरी आक्रमणकारी का आक्रमण होता है वैसे आक्रमण थे, और इस्लामी आक्रमण कोई इस्लामी आक्रमण नहीं था, सामान्य आक्रमण था। एक तो ये बात कहते हैं वो, और यानी उनका कहना यह है कि ये आक्रमण इस्लाम के प्रसार की इच्छा से प्रेरित होकर के नहीं किए गए थे, बल्कि साम्राज्य फैलाने के लिए और धन लूटने के लिए ही किए गए थे। फिर उसके बाद में ये एक बात कहते हैं कि भारत में जबरदस्ती धर्मांतरण का कोई प्रयास नहीं हुआ, जबकि स्वयं मुस्लिम विचारक इस बात को मानते हैं कि दुनिया में जो इस्लाम का प्रसार हुआ है वो आक्रमणों के द्वारा हुआ है। पहले साम्राज्य का विस्तार हुआ, फिर साम्राज्य विस्तार के साथ इस्लाम फैला। ये एक तथ्य है, वास्तविकता है। तो और जबरदस्ती धर्मांतरण के एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं, स्वयं मुस्लिम इतिहासकारों की पुस्तकों में मौजूद हैं। लेकिन इसको नकारने की कोशिश ये अलीगढ़ स्कूल के हिस्टोरियंस के द्वारा की गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि इस मुस्लिम आक्रमण के कारण कामगार जो विभिन्न धंधों में लगे हुए लोग थे, जैसे कपड़ा उद्योग में लगे हुए लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, और उद्योगों में लगे हुए जो लोग थे वो, और जो निम्न जाति के लोग थे, उन्होंने
जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था इस आक्रमण का स्वागत किया, क्योंकि ये लोग ठाकुरों के अत्याचार से परेशान थे। बड़ी अजीब बात है कि अगर ठाकुरों के आक्रमण अत्याचारों से परेशान होते तो भारत में इस्लामीकरण इतना धीरे क्यों हुआ? यानी दुनिया में और जगह तो यह हालत हुई कि जब उनका साम्राज्य तो चंद वर्षों में इस्लामीकरण हो गया। ईरान में जैसे उदाहरण के लिए, जब ईरान में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ तो कुछ ही वर्षों में पूरे ईरान का इस्लामीकरण हो गया। इसी तरह से उत्तरी अफ्रीका कुछ ही वर्षों में उसका इस्लामीकरण हो गया। तो ऐसा जहां भी इस्लाम का राज्य स्थापित हुआ वहां चंद वर्षों में इस्लामीकरण हो गया। लेकिन भारत में अगर भारत के लोगों ने उसका स्वागत किया होता तो फिर ये इस तरह की बकवास करना ये कहाँ तक उचित है कि भारत के लोग जो है वो ठाकुरों के, राजाओं के, यहाँ के राजाओं के अत्याचारों से परेशान थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों का स्वागत किया। और ये लिखते हैं कि लाखों हिंदुओं ने स्वप्रेरणा से मस्जिदें और महल बनवाए। बड़ी अजीब बात है। और औरंगजेब के लिए लिखते हैं कि औरंगजेब के समय में एक राजस्व का संकट उत्पन्न हुआ था और उस राजस्व के संकट के कारण औरंगजेब की सत्ता ये इसका विनाश हुआ। तो ये जो बात इनके द्वारा कही जाती है, यानी औरंगजेब ने जो कुछ भी उसके कारनामे रहे थे उसके कारण औरंगजेब की सत्ता का विनाश नहीं हुआ या मुगल सत्ता का विनाश प्रारंभ नहीं हुआ। ये कहते हैं कि औरंगजेब के शासन का जो विनाश हुआ वो राजस्व के संकट के कारण, यानी जो जागीरदारों ने जो कुछ असंतुष्ट थे, जागीरदारों से लोग असंतुष्ट थे, इस कारण से। यानी इतिहास के जो वास्तविक सत्य हैं, जो औरंगजेब के सैकड़ों फरमान मौजूद हैं, जो उस समय के इतिहासकारों के लिखे हुए वृतांत मौजूद हैं, उन सबको झुठलाने का प्रयास किया जाता है। तो ये इस तरह का अलीगढ़ के हिस्टोरियंस करते हैं। एक अलीगढ़ के हिस्टोरियंस ने जो एक और जो उन्होंने नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, उसमें आप देखिए कि एक इलियट एंड डाउसन, उसकी एक पुस्तक है, उसके 8 वॉल्यूम में इसका वर्क है। इलियट ने सारी सामग्री एकत्र की थी और डाउसन ने फिर उसको लेखबद्ध किया था। तो इसमें कई सारे मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा जो बातें लिखी गई थी, यानी जो आक्रमण के दौरान जो अत्याचार हुए थे, आक्रमण के दौरान जो गुलाम पकड़ करके यहाँ से ले जाए गए थे, जिसके कारण गुलामों के बाजारों में गुलाम सस्ते हो गए थे, जिस तरह से मंदिर तोड़े गए थे, मंदिरों की मूर्तियां तोड़ करके और मस्जिदों की सीढ़ियों में लगवाई गई थी, जिस तरह से धर्मांतरण हुआ, मतलब ये सारे इन सब बातों के बारे में इतिहास में जानकारी है। तो ये सब बातें एक इतिहासकार ने नहीं से लेकर के और मुगल आक्रमण मुगल सत्ता समाप्त हुई तब तक जो कई सारे एक नहीं कई सारे इतिहासकार हुए हैं, तो उन्होंने जो बातें लिखी उन्हीं बातों का संकलन ये इन 8 वॉल्यूम्स में है, इलियट एंड डाउसन के हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, यानी भारत का इतिहास जैसा कि यहाँ के इतिहासकारों ने स्वयं लिखा है। तो मुस्लिम इतिहासकारों के स्वयं के द्वारा लिखा हुआ जो इतिहास है, अब इसको झुठलाना जो ये तो बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मोहम्मद हबीब साहब ने यह भी किया। इसके लिए बड़े अजीब तर्क देते हैं जो कि किसी के गले नहीं उतरेंगे। ये कहते हैं कि मुस्लिम इतिहासकारों ने तो बड़ा चढ़ा करके बातें इसलिए लिखी कि वो अपने राजाओं को खुश करना चाहते थे। अरे भाई, राजाओं को खुश करने के लिए तो वही बातें लिखेंगे कि जिन बातों से जो बातें राजा करना चाहते हैं,
और फिर एक नहीं, कई सारे इतिहासकारों ने लगातार जो बातें लिखी है, उन बातों के लिए ये कहना कि ये तो सिर्फ राजाओं को खुश करने के लिए लिखी हुई बातें हैं, और जिसको कि अंग्रेज इतिहासकारों ने जानबूझ करके और मुस्लिम शासकों को बदनाम करने के लिए उन सब का संकलन तैयार कर लिया। यानी वो एक भी बात को झुठला नहीं सकता, किसी एक इतिहासकार की बात को यह नहीं कह सकता कि ये इतिहास इसकी लिखी हुई नहीं है। लिखी हुई मुस्लिम इतिहासकारों की ही है, उनको झुठलाया जा नहीं सकता। लेकिन इलियट एंड डाउसन के जो 8 वॉल्यूम्स हैं, उसमें दूसरे वॉल्यूम की भूमिका में बहुत लंबी भूमिका लिखी उसने, और उस भूमिका में करीब 50 पेज की भूमिका है। तो उस भूमिका में उसने अजीब तरह के तर्क दे करके और ये उल जुलूल बातें ये मोहम्मद हबीब ने लिखी। तो ये मोहम्मद हबीब एक उदाहरण है कि जिसने एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया, जिसको बाद में उसके शिष्यों ने, उनके शिष्यों में सबसे बड़ा शिष्य तो उसका पुत्र है इरफान हबीब, और इरफान हबीब के अलावा के निजामी, जिसके साथ उसने दिल्ली सल्तनत पर पुस्तक लिखी है, एक अथर अब्बास, एक अथर मोहम्मद अथर करके, अथर रिजवी अथर करके एक इतिहासकार है, एक शरीन मुसवी है। तो इस तरह के कई इतिहासकार हैं के बाद के काल में है, उनका मैं बाद में जिक्र करूंगा। तो ये इस तरह से अलीगढ़ के हिस्टोरियंस ने एक गलत तरह का इतिहास लिखने की शुरुआत की, और फिर हुआ ये कि ये इलाहाबाद और अलीगढ़ दोनों के इतिहासकार आपस में मिल गए, क्योंकि दोनों के विचार एक जैसे थे। तो एक जगह के, जैसे ये मोहम्मद हबीब, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उसने एमए की थी, उसके बाद में ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए गया था। और अच्छा, फिर इसके राजनीतिक करियर के बारे में भी थोड़ी बातें बताना जरूरी है। ये श्रीमान क्या है कि 1916 में 1916 में ये पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए थे, और वहां इनकी कुछ वर्ष बाद एक कट्टर मुस्लिम नेता से इनकी भेंट हुई, और वो हैं मोहम्मद आपके एक मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद अली जौहर एक डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए इंग्लैंड गए थे 1920 के प्रारंभ में, और करीब 6 महीने वो इंग्लैंड में रुके। और वो डेलीगेशन काहे के लिए था? वो डेलीगेशन था आपके जो खिलाफत आंदोलन है उसके विरुद्ध एक वातावरण बनाने के लिए, और इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों पर दबाव डालने के लिए कि वो प्रयत्न करके और तुर्की के खलीफा को किसी तरह से बचाएं। तो उसके लिए ये डेलीगेशन गया था, और करीब करीब 6 महीने ये वहां रुके। अब इस काल में इस मोहम्मद अली जौहर की ये भेंट कई बार ये मोहम्मद हबीब से हुई, और मोहम्मद हबीब को उन्होंने तैयार किया कि वो भारत जाकर के और जामिया मिलिया इस्लामिया इस विश्वविद्यालय में जाकर के और अध्यापन शुरू करे। ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, इसके संस्थापकों में ये मोहम्मद अली जौहर हैं। तो मोहम्मद अली जौहर ने उनको तैयार कर दिया कि तुम जाकर के, और फिर उनको किस तरह से उनको आगे लिखने का काम है। तो इन सब के लिए उनको मोटिवेट करने का काम ये मोहम्मद अली जौहर ने किया। इसके बाद में फिर वो कुछ समय तो जामिया मिलिया में रहे, फिर उसके बाद में अलीगढ़ में प्रोफेसर रहे, और अलीगढ़ में प्रोफेसर रहते हुए उन्होंने राजनीति में भाग लेना शुरू किया। और 1926 में वो एक स्वराज्य पार्टी बनी थी 1923 में। इस स्वराज्य पार्टी के टिकट पर
उत्तर प्रदेश में एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, नियुक्त ये चुने गए। और ये एमएलसी जो चुने गए स्वराज्य पार्टी से, इस स्वराज्य पार्टी में नेतृत्व था मोतीलाल नेहरू का। तो मोतीलाल नेहरू से इनकी निकटता स्थापित हुई और मोतीलाल नेहरू के साथ निकटता स्थापित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी इनकी निकटता स्थापित हुई। निकट संबंध स्थापित कर परिवार इस एक तरह से पूरे कांग्रेस की राजनीति का केंद्र था। और महात्मा गांधी, उनके भी बड़े अच्छे संबंध मोतीलाल नेहरू से भी थे और बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी स्थापित हो गए थे। तो इस कारण से इसने पंडित नेहरू से बड़े अच्छे संबंध स्थापित किए। और पंडित नेहरू से संबंध स्थापित करने के बाद में ये कहा जाता है कि नेहरू के इतिहास के बारे में जो विचार हैं, जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पंडित नेहरू ने लिखी है, उसमें व्यक्त हुए हैं। उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो मुगल काल का हिस्सा है और आधुनिक काल का अंश है, कहते हैं कि इसके लेखन में इस मोहम्मद हबीब का बड़ा हाथ रहा था। और ये मोहम्मद हबीब जो है, आज़ादी से पहले आज़ादी प्राप्त हुई तो उस समय ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थे। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में हमको मालूम है कि जो पाकिस्तान का निर्माण हुआ है उसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को मोहम्मद जिन्ना आर्सेनल ऑफ मुस्लिम लीग कहा करता था, यानी मुस्लिम लीग का वो हथियारों का जखीरा, ऐसा ये मोहम्मद अली जिन्ना अलीगढ़ के लिए कहता था। तो उस अलीगढ़ में ये यहाँ प्रोफेसर थे। अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वैसे तो आज़ादी प्राप्त होने के बाद में ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी समाप्त होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे कुछ ऐसे राजनीतिक नेता हुए कि जिसके कारण अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इसकी रक्षा हो गई और इसको राज्य का बड़ा संरक्षण पंडित नेहरू और मौलाना आजाद जैसे नेताओं के कारण राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ। और इस समय ये मोहम्मद हबीब ने एक काम और किया कि मोहम्मद हबीब जो है वो साम्यवादी बन गए। यानी पंडित नेहरू, क्योंकि साम्यवाद से पंडित नेहरू का लगाव था, पंडित नेहरू लेफ्टिस्ट थे, इसलिए पंडित नेहरू से निकटता स्थापित करने के लिए ये भी साम्यवादी बन गए। इसके बाद में कई बड़े पदों पर ये रहे। इनको चीन में राजदूत बना करके भी भेजा गया और भी पदों के ऊपर ये रहे। और इन्होंने इसके अलावा लेखन कार्य भी किया। और ये अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस जो है, इसने हमारे इतिहास को विकृत करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये अलीगढ़ के बारे में। फिर उसके बाद में आज़ादी के पहले जिस तरह से इतिहास को विकृत करने के प्रयास किए गए थे, उसके बारे में आज़ादी के ठीक पहले एक पुस्तक लिखी गई थी कृष्णा स्वामी अयंगर के द्वारा। कृष्णा स्वामी अयंगर, इन्होंने एक बात कही थी कि पाठ्य पुस्तकों के डिटॉक्सिफिकेशन के जो प्रयत्न किए जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब यह है कि पाठ्य पुस्तकों से असलियत को हटा करके और झूठी बातें स्थापित करने का प्रयत्न करना। यानी बाहरी आक्रमण हुए, बाहरी आक्रमणकारियों ने अत्याचार किए, जिनके लिए बार बार उनका चर्चा करने की जरूरत नहीं। तो ये जो कुछ भी हुआ है, तो उसको पाठ्य पुस्तकों से हटाने में कोई लाभ नहीं है।
तो वो ठीक नहीं है। उनकी कुछ पंक्तियां मैं उनकी किताब में से सुनाता हूं हिंदी में। कृष्ण स्वामी अयंगर ये मद्रास यूनिवर्सिटी के में प्रोफेसर थे और बड़े महान राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भारत के यानी इतिहासकारों में कोई स्थान नहीं प्राप्त हुआ। इनको साइड लाइन कर दिया गया। जिस तरह से और जो राष्ट्रवादी या जो सच्चे इतिहासकार थे उनको साइड लाइन किया गया, उसी तरह से कृष्णा स्वामी अयंगर को भी किया गया था। तो उनकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूं मैं। वो लिखते हैं, हम राष्ट्र के युवकों के चिंतन से, इतिहास की पुस्तकों से सांप्रदायिक धर्मांधता बढ़ाने वाले अंशों को हटाकर और यह झूठ बोलकर कि हमसे पहले धर्मांध लोग या धर्मांधता नहीं थी, धर्मांधता को समाप्त नहीं कर सकते। सांप्रदायिकता की समस्या के समाधान के लिए जो धर्मांधता के कार्य अतीत में हुए हैं या जिन कारणों से हुए हैं और मानव समाज के लिए उसके जो खराब परिणाम हुए हैं, उन्हें ईमानदारी से सामने लाया जाना चाहिए। यानी संक्षेप में इनका यह कहना था कि जो इतिहास की असलियत है उसको छिपाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यानी छिपाने का प्रयत्न क्यों किया गया था? छिपाने का प्रयत्न सीधी सी बात है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। लेकिन क्या एकता स्थापित हुई? यानी आजादी के पहले 1912 से ये प्रयत्न हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत का विभाजन हुआ तो इतिहास को विकृत करने का क्या लाभ मिला? तो पहले तो यह आजादी के पहले जो इस तरह के प्रयास हुए उसके परिणाम हमारे सामने है कि बल्कि जो तुष्टिकरण के लिए होना यह चाहिए था कि जो असलियत है वो सामने रखी जाए। और असलियत को सामने रखने का मतलब यह है कि हमें वर्तमान पीढ़ी से कोई बैर नहीं है। वर्तमान काल में जो मुस्लिम समाज है उसका जो कुछ भी अतीत में हुआ उससे उसका संबंध नहीं है, लेकिन उसको अपने आप को उन पुरानी बातों से हटना चाहिए। अगर उनका दृष्टिकोण जिस तरह के पुराने आक्रमणकारी थे उनके जैसा ही उनका चिंतन रहता है तो फिर उनको भी उस सब कृत्यों के भागीदार उनको भी माना जाएगा। तो उन्हें अपने आप को इस भागीदारी से अलग करना चाहिए और जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना चाहिए। जो इतिहास में लिखी हुई वास्तविकता है उस वास्तविकता को नकारने से उसके कोई लाभ नहीं हो सकते। तो इस तरह का कृष्णा स्वामी अयंगर का था। ये किताब उन्होंने आजादी के पहले लिखी थी। तो इस तरह के ऐसे इतिहास, ये तो एक नमूना है, ऐसे और भी लेखक हुए हैं जिन्होंने इसी तरह की बातें की, लेकिन उनकी बातों को माना नहीं गया क्योंकि बस एक ही इच्छा थी कि इन बातों को नजरअंदाज करो, इनको छिपाने की कोशिश करो। और जो छिपाने की कोशिश की गई है उससे केवल नुकसान हुआ है। अब आजादी के बाद में क्या हुआ उसका संक्षेप में उसका वर्णन मैं कर देता हूं। आजादी के बाद में एक तो पंडित नेहरू का जो प्रभाव हुआ है इतिहास लेखन में, इसने हमारे इतिहास को बहुत अधिक विकृत किया है। यानी जो गांधी युग की प्रवृत्ति थी, गांधी जी जो है अब उनकी स्थिति ये रही, वो कारण कुछ भी रहा हो, वो बहुत भले आदमी थे, लेकिन इस भलमनसात में जैसे 1921 में जो केरल में हत्याकांड हुए थे, मोपला हत्याकांड, उसके लिए गांधी जी कहते हैं कि वहां के लोगों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए जो उनको उचित लगा वो किया और इसलिए उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो उनको उन्होंने बहादुर सैनिक बताया। इस तरह का मोपलाओं के लिए महात्मा गांधी का विचार था। इसी तरह से उन्होंने अब्दुल रशीद, जो कि श्रद्धानंद का हत्यारा था, उसको उन्होंने अपना भाई कहा और उसके लिए उन्होंने प्रयास किया कि इसको मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह का जो
महात्मा गांधी का सोचना था। तो उनके इस सोच का आजादी के बाद में भी उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। और पंडित नेहरू, इन्होंने हमारे इतिहास को विकृत करने में बड़ी भूमिका इन्होंने अदा की है। और इसका कारण ये था कि एक तो पंडित नेहरू पर अंग्रेजियत का प्रभाव था, और वो अंग्रेजों का जो कुछ भी लिखा हुआ इतिहास था उससे मुक्त नहीं हुए थे। इसके अलावा पंडित नेहरू पर सोवियत रूस का और मार्क्सवाद का प्रसार था। वो लेनिन के बड़े प्रशंसक थे, तो मार्क्सवाद का बड़ा प्रभाव था। और वो चीन के कम्युनिज्म, उसके भी प्रशंसक थे। तो इस कारण से मार्क्सवाद का इनके ऊपर असर था। इसके अलावा प्रारंभ से ही पंडित नेहरू को ये चिंता थी कि भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता स्थापित होनी चाहिए। तो इसके लिए वो कहते थे, एक बार नहीं कई बार कहा उन्होंने, कि मुसलमान भी सांप्रदायिक हैं और हिंदू भी सांप्रदायिक हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि ये उनका सोचना ही बिल्कुल झूठ है, क्योंकि हिंदू सांप्रदायिक न है न हो सकता है, क्योंकि यहाँ की तो परंपरा ही ऐसी वैदिक काल से ही जो परंपरा चली आई है, जिसमें यहाँ तो सैकड़ों पंथ है और सब मिलकर के बड़े आराम से प्रेम से एक दूसरे के साथ में रहते हैं, और उनके बीच में कभी कोई मनमुटाव ये पैदा नहीं हुआ, न होता है। लेकिन इस्लाम के आगमन के बाद में कुछ परिस्थितियां बदली, और जो मुस्लिम धार्मिक और राजनीतिक नेता थे वो अपना प्रतीक अस्तित्व वो बनाए रखना चाहते थे, और इसकी हम काफी चर्चा कर चुके हैं। तो अपना प्रतीक अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनमें एक सांप्रदायिकता की भावना थी। और जितने भी मुस्लिम नेता हुए हैं, जैसे सबसे प्रमुख नेता जो कि आज भी जिनको बहुत बड़ा नेता हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी माना जाता है, सर सैयद अहमद खान, वो द्विराष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इसी तरह से अल्लामा इकबाल, जो कि भारत के मुसलमानों के भी बड़े श्रद्धेय माने जाते हैं और पाकिस्तान के तो राष्ट्र कवि हैं, तो वो भी द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। ये तो आधुनिक काल के लोगों की बात है, और ये परंपरा शुरू से चली आई है। तो इस कारण से मुस्लिम संप्रदायवाद को हिंदुओं के संप्रदायवाद के साथ में वो एक जैसा उसको नहीं देखा जा सकता। यानी अगर हिंदुओं में किसी कारण से संप्रदायवाद होता है तो वो रिएक्शन के कारण होता है, आत्मरक्षा के लिए होता है। तो लेकिन नेहरू जी कहते हैं कि मुसलमान भी सांप्रदायिक हैं और हिंदू भी सांप्रदायिक हैं, लेकिन हिंदुओं के सांप्रदायवाद को जो है वो राष्ट्रवाद नाम दिया जा सकता है। यानी मुसलमानों के सांप्रदायवाद को सांप्रदायवाद कहेंगे और हिंदुओं का सांप्रदायवाद इसको नेशनलिज्म कहा नाम दिया जा सकता है। इसलिए हिंदुओं का संप्रदायवाद ज्यादा खतरनाक है। ये जो उनका चिंतन है पंडित नेहरू का, ये सोच अभी तक हमारी राजनीति के अंदर जो एक बहुत बड़ा वर्ग है उसमें चला आ रहा है। फिर पंडित नेहरू के बाद में, पंडित नेहरू के समय में जो है फिर जो प्रयत्न हुए उसका मैं जिक्र करूंगा। एक मार्क्सवादी लेखक हुए डी कोसाम्बी, उनका थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। उन्होंने आर्यों और अनार्यों, उन्होंने कहा कि एक तो आर्य अनार्य वाली बात ये डी कोसाम्बी ने की, और आर्यों को बदनाम करने के लिए कोसाम्बी लिखते हैं कि उन्होंने अनार्यों के तटबंधों को तोड़कर उनकी कृषि अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये एक पंक्ति बता रहा हूं आपको, इससे अंदाज लगा लीजिए आप कि इनका किस तरह का चिंतन था। और
ये डी कोसाम्बी ने जो बात कही, ये इनकी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसमें इन्होंने भारत के अतीत के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें उन्होंने कही है, भारत के समाज के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें की है। तो ये डी कोसाम्बी इस तरह के लेखक हैं। और रोमिला थापर ये उनकी इस बात को स्वीकार करती है कि जो कुछ भी डी कोसाम्बी ने लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। रोमिला थापर भी अपने आप को प्राचीन भारत के इतिहास की बहुत बड़ी जानकार मानती है, तो वो डी कोसाम्बी की बातों को स्वीकार करती है। तो ये तो मैंने आपको दो नमूने बताए। फिर पंडित नेहरू के प्रभाव के कारण आर.सी. मजूमदार, उनको पहले शुरू में नियुक्त किया गया था भारत के स्वतंत्रता का इतिहास लिखने के लिए, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। लेकिन जब उन्होंने कुछ बातें इस अपने ग्रंथ में लिखने का प्रयत्न किया, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी और पंडित नेहरू और मोतीलाल नेहरू, इनके बारे में उन्होंने कहा कि मैं तो जो कुछ भी सच्ची बातें हैं वो लिखूंगा। जब उन्होंने सच बात लिखने की कोशिश की तो उनको इस प्रोजेक्ट से ही हटा दिया गया और उसके स्थान पर एक दूसरा इतिहासकार उसको नियुक्त किया गया। तो ये यानी पंडित नेहरू के प्रभाव के कारण ये हुआ। फिर पंडित नेहरू की कुछ और बातें बताता हूँ आपको कि 1954 में एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, इसकी स्थापना की गई और नेहरू जी के प्रभाव में इस संस्था के द्वारा एक गाइडलाइंस ये इतिहास लेखकों के लिए जारी की गई और उस गाइडलाइन में क्या बातें हैं हम अंदाज लगा सकते हैं। फिर 1961 में इस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च को NCERT, इसमें उसको मर्ज कर दिया गया और फिर NCERT इसके द्वारा मनमाने तरीके से पाठ्य पुस्तकें लिखी जाने लगी और खास तौर से 1965-66 के बाद में जब इंदिरा गांधी को यानी पंडित नेहरू के बाद में तो 1.5 साल का समय लाल बहादुर शास्त्री का रहा था 1964 के बाद में, और फिर 1966 में जब इंदिरा गांधी ये प्रधानमंत्री बनी, जो कि उसके बाद में 2 वर्ष छोड़ करके 2-2.5 साल का समय छोड़ करके और 1984 तक प्रधानमंत्री के रूप में रही। तो उसके काल में जो इतिहास के विकृतीकरण के लिए जो कुछ भी किया गया है उसका थोड़ा सा जिक्र करता हूं। उसमें आप देखिए कि 1967 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और कांग्रेस की मेजॉरिटी पार्लियामेंट में, लोकसभा में नाम मात्र की रह गई और इसके अलावा 9 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता अब नहीं रही। उस समय क्या थे कि 1967 में लोकसभा और राज्यसभाओं के चुनाव, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के चुनाव साथ साथ हुए थे। इसके बाद फिर कभी नहीं हुए। बाद में तो फिर क्या है कि सरकारें वो जो आती जाती रही और इसलिए साथ में चुनाव नहीं हुए। लेकिन 67 तक जो चुनाव हुए थे वो संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ हुए थे। तो इसमें कांग्रेस की सत्ता 9 प्रांतों में नहीं रही। और इसके अलावा जो भारत का सबसे बड़ा प्रांत है यूपी, तो 1 महीने बाद में यूपी में भी कांग्रेस की सत्ता समाप्त हो गई। चरण सिंह की राज्य की सरकार जो है वहां स्थापित हुई। तो अब इन बातों के कारण ये इंदिरा गांधी को बड़ा झटका लगा और इंदिरा गांधी ने फिर उसके बाद में कांग्रेस में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसने कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता थे
जो कि इंदिरा गांधी के खेमे के विरुद्ध थे। तो उन नेताओं को उसने तरह से हटाने के लिए फिर कुछ प्रयत्न इंदिरा गांधी ने किए और उसमें 1968 से ये इस तरह की घटनाएं घटित हुई और मोरारजी देसाई जो कि बहुत ही शक्तिशाली नेता थे, तो उनको हटाने के लिए जो इंदिरा गांधी ने प्रयत्न किए, उसके कारण 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और विभाजन के बाद में यानी एक खेमा कांग्रेस का जिसमें 68 एमपीज थे, वो मुरार और उसके कारण जो इंदिरा कांग्रेस जो बनी उसका अपना बहुमत ये संसद में नहीं रहा और जब उसका बहुमत नहीं रहा तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और डीएमके इन पर निर्भर होना पड़ा और जब इन पर निर्भर होना पड़ा तो उसके कारण उसको कम्युनिस्टों से समझौता करना पड़ा और कम्युनिस्ट जो चाहते थे वो उनकी एक ही मांग थी कि एकेडमिक फील्ड में उनको स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए या उनका वर्चस्व स्थापित होना चाहिए। तो इसके बाद में ये एक तरह का एक पैक्ट कांग्रेस और लेफ्टिस्ट के बीच में हो गया कि कांग्रेस वो सत्ता संभालेगी और ये जो एकेडमिक फील्ड है उसमें सत्ता ये लेफ्टिस्ट के हाथ में रहेगी। लेफ्टिस्ट के साथ में जिनको सेकुलरिस्ट कहा जाता है वो भी उनके साथ में है। लेफ्टिस्ट सेकुलरिस्ट एक दूसरे से अलग नहीं है, इन दोनों का आपस में एक गुट है। तो इनका एक गुट एक तरह से बन गया और इसके बाद में फिर ये 1971 में यानी 1969 में तो जेएनयू बनी और जेएनयू जो है वो अब तक क्या कर रही है इसके बारे में हमको जानकारी है। और फिर इसके अलावा 1971 में जो चुनाव हुए, इस चुनाव के बाद में इंदिरा गांधी ने सैयद नूरुल हसन उसको शिक्षा मंत्री बनाया। सैयद नूरुल हसन ये पक्का संप्रदायवादी था, लेकिन इसने चोला ओढ़ रखा था कम्युनिज्म का। वो अपने आप को कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट कहता था और जबकि एक बहुत बड़े परिवार से संबंधित था, एक तरह से एक जिसको हम राज परिवार कह सकते हैं, ऐसे परिवार से संबंधित ये नूरुल हसन था और इतिहासकार था। और अब जब क्योंकि वो शिक्षा मंत्री बना और इतिहासकार था, इसलिए उसने सबसे ज्यादा जो काम किया वो इतिहास के फील्ड में इतिहास को विकृत करवाने के लिए किया। और नूरुल हसन के द्वारा यानी ये 1971 से 1977 तक शिक्षा मंत्री रहा और इसके समय में कई एकेडमिक संस्थाओं का निर्माण हुआ और इन सारी की सारी संस्थाओं में साम्यवादियों को और जो एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से संबंधित लोग थे, इस तरह के लोगों को इन सारी की सारी संस्थाओं में भर दिया गया। और उसके बाद में वो इनकी पकड़ वो इतनी मजबूत हो गई कि इसके कारण जब बाद में एक सत्ता का परिवर्तन भी हुआ, जैसे 77 में इंदिरा गांधी की सत्ता समाप्त हुई, लेकिन एकेडमिक फील्ड में जो साम्यवादियों का प्रभाव था वो कम नहीं हुआ, क्योंकि सारे विश्वविद्यालयों के अंदर इनके उपकुलपति और कुलपति और इनके थे। सारी की सारी जो संस्थाएं थी, आईसीएचआर वगैरह, यूजीसी वगैरह, एनसीईआरटी, इन सब में साम्यवादी लोगों को बिठा रखा था और साम्यवादियों का कोई कार्यकाल तुरंत समाप्त नहीं होता है। और फिर इनके द्वारा भारत के सारे विश्वविद्यालयों में अपने लोगों को नियुक्त कर दिया गया और ये इस तरह की एक प्रथा परंपरा शुरू हुई कि जिसका असर अभी तक है। अभी तक जैसे बीच में एक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी स्थापित हुई थी, लेकिन वो भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाई। और उसके बाद में जो वर्तमान सरकार है जिसको 7 साल पूरे हो रहे हैं, ये 7 साल में ये सरकार भी जो साम्यवादियों का होल्ड है एकेडमिक फील्ड में, उसको तोड़ने में सफल नहीं हुई है। तो ये इस तरह से जो है ये इतिहास लेखन के क्षेत्र में जो साम्यवादियों का होल्ड है
और जो संप्रदायवादियों का होल्ड है वो बहुत मजबूती के साथ में स्थापित हो गया है। और अब मैं एक कथन आर.सी. मजूमदार का आपको सुना करके और अपनी बात को पूरी करता हूँ। वैसे एक बात का जिक्र करना जरूरी है। एक नूरुल हसन से पहले वी.के.आर.वी. राव ये शिक्षा मंत्री थे और वी.के.आर.वी. राव इनकी इच्छा थी कि एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर जो आर.सी. मजूमदार के द्वारा संपादित की हुई है 11 वॉल्यूम में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से लिखा हुआ ग्रंथ है, लेकिन आर.सी. मजूमदार को बिल्कुल नकार दिया गया है। साइड लाइन उनको उनके जीवन काल में ही कर दिया गया था और जीवन काल के बाद में तो पूरी तरह से उनको साइड लाइन कर दिया गया है। तो उनके इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद ये वी.के.आर.वी. राव करवाना चाहते थे, लेकिन वो वी.के.आर.वी. राव ऐसा कुछ कर पाते उसके पहले ये नूरुल हसन साहब आ गए और नूरुल हसन साहब ने उस योजना को स्कटल कर दिया। तो वो जो उनका प्रयत्न था वो तरह से विफल हुआ। और एक भी कथन आर.सी. मजूमदार का कह करके और अपनी बात को पूरा कहता हूँ। आर.सी. मजूमदार एक बात कहते हैं, इन्वर्टर कॉमास में हिंदी में बोल रहा हूं मैं, सत्य को छोड़कर लिखा हुआ इतिहास राष्ट्र के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। इसका भविष्य सत्य की सुदृढ़ नींव पर रखा जाना चाहिए, जिससे कि न कि झूठ के कमजोर आधार पर, चाहे वह वर्तमान के लिए कितना ही लुभावना लगे। भारत इस समय एक संधि काल में है और मैं अपने मित्रों से सोच समझकर रास्ता अपने की सलाह देता हूं। ये बात उन्होंने 1968 में एक श्रीनगर में एक इतिहासकारों का सम्मेलन हुआ था। उस इतिहासकारों के सम्मेलन के लिए वो स्वयं उसमें भाग नहीं ले पाए थे, लेकिन उसके लिए एक लिखित उन्होंने संदेश भेजा था। तो उसमें मजूमदार ने ये बात कही थी और इसमें उन्होंने और भी बहुत बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो एम्बलम है वो तो है सत्यमेव जयते, लेकिन हमारा सारा इतिहास जो लिखा जा रहा है वो बिल्कुल झूठ पर आधारित है और एक पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए ये इस तरह का इतिहास लिखा जा रहा है। और बहुत सारी बातें आर.सी. मजूमदार ने कही। तो ये इस तरह से आज़ादी के बाद में हमारे इतिहास को विकृत करने का प्रयत्न किया गया है और आज़ादी के पहले हमारा इतिहास जितना विकृत हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा आज़ादी के बाद में हमारा इतिहास विकृत हुआ है। और फिर ये विकृतीकरण जो है वो प्रभावशाली और इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले तो जो विकृतीकरण हुआ था वो आज़ादी के पहले का काल था, लेकिन अब हमारे ही इतिहासकार अपने बन करके और हमारे इतिहास को यानी अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए हमारे इतिहास को विकृत करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये एक संक्षेप में हमारे यानी इतिहास के विकृतीकरण का इतिहास की रूपरेखा है। इसके बाद हम यानी किन किन बातों में हमारे इतिहास को विकृत किया गया है उनकी चर्चा करेंगे। इस अगली खेप जो है, अगली एपिसोड में हम आर्य आक्रमण का सिद्धांत, जो बिल्कुल झूठा सिद्धांत जिसको पूरी तरह से नकार दिया गया है, वो अभी तक भी पाठ्य पुस्तकों में मौजूद है, इसकी चर्चा करेंगे। इसी के साथ अपनी बात पूरी जो बात बोली है वो बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर ठीक तरीके से लोगों ने उसे सुना होगा तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। हमने इसको नाम भी दिया है कि भारत के इतिहास के विकृतीकरण का इतिहास, और इसमें जिन लोगों की भूमिका थी उनकी भूमिका का कच्चा चिट्ठा ठीक से सामने आना जरूरी है। और ये काम आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए वाकई में आपको बहुत साधुवाद है। तो आपने कहा कि आजादी के पहले और आजादी के बाद में स्थितियां देखते हैं तो आजादी के बाद की स्थितियां और भी ज्यादा विकृत हुई। क्यों हुई, किन लोगों ने किस लिए की, अगर हम समझ पाएंगे तो समझ जाएंगे कि वो गुलाब के फूल के पीछे की सच्चाई क्या थी जो कोर्ट में लगा करता था, जहां पर दिल नहीं था बल्कि दिलरुबाएं बहुत थी
और उन दिलरुबाओं को देने के लिए ही वो गुलाब का फूल हुआ करता था, लेकिन महक उसमें भारत के इतिहास की कहीं से भी नहीं थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ महावीर जी, इतना अच्छा विषय आपने इतने बढ़िया तरीके से हमारे दर्शकों के सामने रखा। और सभी दर्शकों से भी कहूंगा, आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जितना अधिक शेयर कर सके उतना अधिक करिए, ये बातें जानना लोगों को बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अभियान में समर्थक बने, सहयोगी बने। आइए जम्मू टॉक्स को आगे बढ़ाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं। महावीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। सभी दर्शकों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।